अरुण जी, जरा एक चीज ये बताइए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो जय सिया राम या जय श्री राम, हनुमान, ये सब लोग ऐसे थे जिनको ये होता था कि भाई घर में सुख शांति नहीं हो तो इनका नाम लीजिए, सिया राम बोलिए, राम राम बोलिए, तो घर में सुख शांति आएगी, एक दूसरे का बात। बीजेपी एक ऐसी पार्टी आई जिसने इसको युद्ध घोष बना दिया, जय श्री राम। और अब गाड़ी के पीछे एंग्री हनुमान आ जाते हैं। हनुमान मतलब मैंने तो हनुमान को हर जगह एक एक कौन सा ये बीजेपी का एक है कि हर चीज में एंग्री, जय, युद्ध घोष। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी को यही मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा था। एक सिटिंग एमपी थे आप, सिटिंग पीएम थे आप, सिटिंग सीएम थे, और आपने मनमोहन सिंह को कितनी गाली दी थी। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, दो गलत चीजें जस्टिफाई नहीं हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज जो अमित शाह या नड्डा जी नसीहत दे रहे हैं सबको, उनको एक नसीहत अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को भी देनी चाहिए कि आप सार्वजनिक मंच पे आके जो गाली गलौज का काम करते हैं ये नहीं ठीक है और ये मोदी जी को नुकसान करता है। अरुण भाई, मैं इसी से आपकी बात कर रहा हूं। और मैं एक चीज और बता दूं, इसमें भी अभी आके हम सब लोग जो इस चैनल पे आते हैं, बातचीत करते हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, तो मैं अपने यहां गाली गलौज नहीं होने देता हूं। आप किसी चैनल पे चले जाइए, आपकी मां से, आपकी बहन से, आपकी बेटी से, ये सारे ये जो ट्रोल आर्मी है, ये उनसे संबंध जोड़ने के इच्छुक लगते हैं। इन ट्रोल आर्मी को जाके देख लीजिए, एक्स पे, ट्विटर पे, ये जितने जो महिला हुआ है उनके पीछे क्या क्या बातें बोलते हैं इनको, और ये सब फॉलो होते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से। उस पर शांति बिल्कुल है। आज तक एक भी मैंने नहीं कहा कि किसी ने कहा हो कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अरुण भाई, मैं ओवरऑल आपका, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो सेंसिटिव है, कि कोई भी व्यक्ति गाली दे रहा है वो नहीं है, लेकिन जो माहौल बनाया है बीजेपी ने देश में गाली का, उसको सुधारने में, और सुधारने में एक राहुल गांधी के बस का नहीं है। शायद 1000 क्या लाख राहुल गांधी चाहिए होंगे, तब ये भाषा कहीं ना कहीं समझेगी। अकेले राहुल गांधी अगर अपनी भाषा सुधार लें और ये लगे कि पूरा देश सुधर जाएगा, मुझे नहीं लगता है। मैं ओवरऑल एक टिप्पणी आपकी अरुण भाई इस पे चाह रहा हूं। जी सर, सबसे पहले पाटिल साहब बैठे हैं, हमसे कहीं अनुभव, हमसे कहीं उम्र में ज्यादा और हमसे कहीं लायक, और मेरे से जवान एक मूंछों वाले व्यक्ति यहां बैठे हैं। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं। और ऐसे यंग एग्री मैन के जो एंग्री मैन होता है, उनकी छवि बिल्कुल वैसी लग रही है। और मुझे लगता है कि यह युवा तुर्क कौन हुआ करता था, आप याद कर ले। कौन था युवा तुर्क? हमारे चंद्रशेखर साहब तीखा बोला करते थे। मैंने भोड़सी में उनको बहुत सुना है। सर, आपने बात की गाली की, मैं गाली की बात नहीं करूंगा। मैं बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां आपको दूंगा जो बहुत शालीन भी हैं, परंतु उससे एंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हुए व्यक्तित्व का भेद खुलता है। कैसे? आपको तो पता ही होगा गुरु गोरखनाथ कब पैदा हुए, आप तो पड़ोस में रहते हैं उनके। कबीर कब पैदा हुए थे? और हमारे गुरु, मैं तो उस परिवार से आता हूं, मेरी नानी सरदारों के, सिखों की फैमिली से आई। और मेरा कोई भी वक्तव्य आपको आनंद सर याद होगा, मेरी मां के बिना पूरा नहीं होता। तो जो सिखों के परिवार से आई थी मेरी नानी, तो क्या कहा जाता है गुरु नानक साहब के बारे में, और साहब मोदी साहब उनको चाय पिला देते हैं इकट्ठे। ये कैसी योजना है? ये तो बहुत शालीन सा एक वक्तव्य है। उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का ज्ञान कितना होगा। इसमें तो कहीं कोई गाली भी नहीं है, परंतु उस व्यक्तित्व का आचरण कैसा होगा, कैसा गपोड़ संखी होगा, कैसा झूठ बोलने वाला, कैसा तालमेल करने वाला होगा, जो रेड़ी पे खड़े एक व्यक्ति की पाइप की जो नोक है उसको नाली में डाल देता होगा और उससे चाय बना लेता होगा।
वो कैसी चाय आपने नहीं पी होगी? क्या ऐसा संभव है आज की साइंस की दुनिया में कि बादल आ जाएं और रडार उस पर कैच ना कर पाई? अब यह बुद्धि किसकी है? जिसकी बुद्धि प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं कहीं और जोड़ूंगा, बनने के बाद देश के जीर्णोद्धार पर नहीं लगती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगती ही नहीं है, दिमाग ही नहीं चलता। अब आप बहुत सारे मेरे को लोग, मेरे मित्र बोलते हैं, मेरे भाई भी बोलते हैं, भाई आप बहुत जोश में बोलते हो। तो मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं कहां से आया हूं? वहां पर तो हमें उस्ताद जी जो हमारे हवलदार हुआ करते थे, ठुड्डे से मारा करते थे। और आरएसएस में मैंने क्या सीखा? मैं तो आरएसएस का रहा हुआ मुख्य शिक्षक हूं, स्वयंसेवक हूं। क्यों निकला? कभी असलियत पूछी मेरे से किसी ने? क्योंकि जब मैं बालक था ना, तो मैं भी बहुत सारे हादसों का शिकार हुआ। और ऐसे ऐसे हादसे आपको बताऊंगा तो मुझे शर्म आएगी, मेरे बच्चे सुनेंगे तो मुझे लानत तो दे देंगे। और अभी आपने थोड़े से बयान सुनवाए, मैं एक बयान आपको और याद करा देता हूं। हमारी बड़ी संभ्रांत महिला है रेणुका चौधरी। क्या कहा गया था उसके बारे में? क्या कहा था? आप भूल गए स्मृति ईरानी को। क्या कहा था सोनिया गांधी को? किस अंदाज में कहा था? कैसे गुस्से में कहा था? कितनी शालीन थी। और अभी एक ताजा आपको उदाहरण याद कराता हूं। वो है हमारे विजय वर्गीस साहब। उन्होंने कहा 1947 में जो आजादी मिली वो कटी फटी आजादी थी। सर, मैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं पूछ लूं कहां से कट गई थी और वो आजादी फट कहां से गई? कौन से अंग से फटी थी? अब इससे भी शालीनता भंग हो सकती है, क्योंकि जो कुत्सित दिमाग का आदमी होगा वो इसका अर्थ कहीं से कहीं और ले जाएगा। सर, ये 2014 में जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर, हिंदुस्तान के संविधान पर बैठे जज साहब, यहां पर जो संकट के बादल आए, वो आए क्यों? वो इसलिए कि सत्ता की लालसा, सत्ता पिपासा जैसे शकुनी को थी, वैसे ही हमारे ये मोदी साहब को भी है। अब उसमें धर्म की अफीम चटानी वो एक साधन है, एक मीडिया है, एक माध्यम है। जब तक पढ़े लिखों को भी उस धर्म की अफीम ना चटाई जाए तो सत्ता का मजा आएगा कहां से? सत्ता टिकी कहां रहेगी? क्योंकि जो बादल वैष्णो देवी में फटता है वो इतिहास में पहली बार होता है। और एक बात आपको सोचने के लिए मजबूर करने वाला हूं, वो ये कि इस पूरे प्रकरण में जहां जहां बादल फट गए हैं, आपने देखा होगा वो काली मंदिर बह गया। क्यों बह गया? कभी दिमाग में सोच कर देखना, क्यों हमारे श्रद्धालु मर रहे हैं आज की डेट में और कोई नहीं मर रहा? एक ट्रक जा रहा है, एक बस जा रही है जिसमें श्रद्धालु जा रहे हैं, दोनों में टक्कर हो जाती है, 40 आदमी मर जाते हैं। सर, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आप अकेले बैठकर कभी सोचना तो आपको लगेगा कि शायद ईश्वर हमसे हमारी कुकर्मों का, पापों का हिसाब चाह रहा है, एक संदेश देना चाह रहा है वो देश की सर्वोच्च सत्ता को, कि वो अहमदाबाद में अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। और यहां पर जो बेचारे मर गए, बिहार में 300 लोग जिनके घर बह गए, वो पुश्ते पर एक प्लास्टिक की टांड लगाकर रह रहे हैं, 2000 आदमी, जिंदा जागते आदमी। और हम जा रहे हैं उनको वोटर आई कार्ड के बारे में पूछने के लिए। मानवता मरी कहां है? यह कब मरी? यह तब मरी जब कंगना रनौत ने कहा कि आजादी 2014 में मिली है।
इस लोकतंत्र के तार तार करने वाला व्यक्ति, मैं गाली की बात ही नहीं करूंगा आज, वो है कौन, उसको हमें पहचानना होगा, उसको अंकित करना होगा और उसका सामाजिक बहिष्कार इसी तरह होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उसको गाली दो, मैं नहीं कहता कि उसको अपमान करो, क्योंकि उसके साथ एक शब्द लगा हुआ है कि वो भारत का प्रधानमंत्री है। अभी 15 दिन पहले से आपने देखना शुरू किया होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ एक शब्द जुड़ गया, प्रधानमंत्री। ये वो आदमी है जो छाती ठोक के कहता था मैं अकेला सब पर भारी। कितना भारी है भाई, पता तो चले कितना भारी है। भारत के मुकद्दर पर इतना भारी पड़ गया वो आदमी कि भारत का मुकद्दर काले नहीं लाल खून से लिखा जा रहा है। बलि किसकी जा रही है? बलि जा रही है हमारे निरीह प्राणियों की। हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब अब शामिल हो गया, JNK हो, उत्तराखंड हो, आज ये एड जो चल रही है उत्तराखंड की भरपूर चल रही है। नरेशन घटना चाहते हैं क्योंकि हम इमदाद नहीं पहुंचाना पा रहे, क्योंकि वहां पर बारिश अधिक हो रही है। ये जो आपने एक एपिसोड किया था, जो 856 किलोमीटर सड़क बन रही है, तो ये बोझ डाल कौन रहा है? और ये हमारे दिमाग के ऊपर गाली का बोझ कौन डाल रहा है? किसने शुरुआत की? कौन है वो कसूरवार? हम तो गाली देना जानते नहीं थे, हम गाली देते थे ना। सच्ची बता रहा हूं आपको आनंद सर, जूते से मारा करती थी मेरी मां, जूता ले लेती थी और मेरा ही जूता लेती थी, और एक बार जूता मारने के बाद कहती थी वापस फेंक इसको, दूसरा मारूंगी। असल में हमारे देश का माहौल खराब कौन कर रहा है? ये है कौन? कौन सा कल्प्रिट है ये? निकालो उसको बाहर और उसको इंगित करो, आइडेंटिफाई करो। डरो मत, कुछ नहीं बिगाड़ेगी ईडी, कोई CBI नहीं आएगी। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे घर में भेजो ईडी को। क्या देश ऐसा ही चलता रहेगा? देश को आपने खरीदा है क्या? 10 लाख करोड़ पैसा NPA हो जाता है, 4300 करोड़ रुपया 10 गैर राजनीतिक पार्टियां जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कौन खा जाता है वो? ये सब कुछ कहीं और ना होकर गुजरात में ही क्यों होता है? वहां के टोल नाके नकली, वहां के डॉक्टर नकली, वहां की अदालतें नकली, वहां के जेलर नकली, जेल नकली, वहां के डॉक्टर बांट रहे हैं सर्टिफिकेट MBBS का। आखिर ये सब होता क्यों है? क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर ये बीजेपी सरकार देगी क्या? मैं तो उन्हीं का आदमी हूं, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मैं उन्हीं का आदमी हूं, परंतु मैं उनसे छिटका कब? जब मेरी बुद्धि में इतनी अकल आ गई कि जो बचपन में मेरे साथ शरारत की गई थी वो अवैध थी, और अगर मैं उसी को बात को लेकर अपने मन में कुंठा कुछ समेट कर बैठा रहूंगा तो शायद मेरा जीवन जहर हो जाएगा, कोड़ हो जाएगा। तो इस कोड़ से बाहर निकला मैं, इस काजल की कोठरी से बाहर निकला, और हिम्मत कर पाया आज मैं कि मैं इतना चिल्ला कर बोल सकता हूं, मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे जेल में डालो, अगर तुम असली में ईमानदार आदमी हो। और जो मैं कह रहा हूं मैं डॉक्यूमेंट से आपको प्रूफ करके दे दूंगा। सर आज बात गाली की नहीं है, आज बात गाली की नहीं है, आज बात वोटर अधिकार यात्रा की है, क्योंकि हमको नरेशन चेंज करना है, हमको ये जो भीड़ पीछे चल रही है इसको छिटकाना है, इसको दूर करना है, और ये सवाल कम कीमती कर देना है कि वोट की चोरी ये 2 आदमी करते हैं जो गुजराती हैं, और वो 2 गुजराती उनसे वो चोरी करवा रहे हैं, जो कि पैसा देकर, हर चीज देकर इस देश को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं।
जी। तो आज वो नंगे हो गए हैं, पूरे एक्सपोज। ये खुला खेल फरक्काबाजी नहीं चलेगा। बस जी। इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो जी। ज्वलंत प्रश्न है उनको बीजेपी हमेशा इसी तरह हाशिए पर डालेगी। मैं मुक्त भोगी हूं, इसलिए मैं चिल्लाकर बोलता हूं। जी।